वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्क्रीनिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डुअल नेचर, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डी ब्रोगली ने दिया था। आप डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलो या डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बोलो, एक ही चीज़ होता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, जैसे हमारा सनलाइट है, इसमें डुअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उसी तरह अगर कोई भी सब्सटेंस हाई स्पीड से मूव करेगा तो उसके पास भी डुअल नेचर होगा। और उन्होंने वहाँ से, डुअल नेचर का मतलब है अगर पार्टिकल है तो मास तो है ही, और वेव नेचर भी होगा, और वेव नेचर है तो वेव लेंथ होगा। तो वेव लेंथ का फॉर्मूला निकाला था, जो डी ब्रोगली वेव लेंथ इसे बोलते हैं लैम्डा। ये होता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एच अपॉन एम भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर निकालें तो इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ से आता है, तो ये हम लोग डिराइव करते हैं, बोलोगे तो बता देंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एम वी स्क्वायर। तो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर, और ये जो है आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो एम वी की वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसी एम वी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे, फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150 अपॉन वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकाल सकते हैं, का पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, एंगस्ट्रॉम में ये आएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर यहाँ से पुट करें 2 इंटू एम इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और इसे ही अगर सॉल्व कर लोगे तो 150 का रूट होता है हमारे पास 12.3 अपॉन स्क्वायर रूट वी, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जो कि हमने बोर एटॉमिक मॉडल में बोला था, जो हमारा बोर ऑर्बिट होता है वो स्फेरिकल होता है, तो इसका सर्कमफ्रेंस 2πr होगा। r जो है रेडियस होता है, और अगर एक वेव है तो एक वेव का लेंथ जो है वेव लेंथ लैम्डा है, तो अगर उसमें n वेव है तो n इंटू लैम्डा होगा, ठीक है। अब दूसरा जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग ने बोला था अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है हाई स्पीड से तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, या बोल सकते हो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम आएगी। और सिमिलरली अगर वेलोसिटी या मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच अपॉन 4π, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, डेल्टा पी जो है m डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी अगर रखेंगे तो m राइट साइड आ जाएगा, 4πm आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला निकलता है यहाँ से, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और m जो है मास है पार्टिकल का, ठीक है। इसके बाद है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर प्लस 8π स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। और इसमें साई जो है वेव फंक्शन है, साई का कोई वैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि साई की वैल्यू से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम बताते हैं। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो जिस रीजन में साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे हम लोग ऑर्बिटल बोलेंगे, और जिस रीजन में साई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी उसे हम लोग नोड बोलेंगे,
ठीक है। और नोड जो है दो टाइप के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को ही हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं और रेडियल नोड को हम लोग स्फेरिकल नोड बोलते हैं। स्फेरिकल नोड ये जो है क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड जो है एल के इक्वल होता है, एंगुलर नोड एल के इक्वल होता है और रेडियल नोड जो है n माइनस एल माइनस वन के इक्वल होता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये तो 1 है। ये l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास 3p है तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, ठीक है। क्वांटम नंबर में भी डिस्कस भी कर देंगे। तो अगर इसमें नोडल प्लेन की बात करेंगे तो ये 1 होगा और अगर स्फेरिकल नोड की बात करेंगे तो n3 माइनस l1 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। और टोटल नोड अगर कोई पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है टोटल नोड्स का n माइनस 1। देखो 3 माइनस 1 2 होगा, इसको ऐड भी करो 1 प्लस 1 2 होगा, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्वांटम नंबर की बात किया था। क्वांटम नंबर जो है 4 नंबर का सेट होता है जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। जिसमें से 3 क्वांटम नंबर n l m से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो अभी ऊपर बताया है इसके सॉल्यूशन से आता है। और फोर्थ जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिप्रेजेंट करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है ऑर्बिट बताता है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालें, यहीं से फॉर्मूला होगा निकल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये होता है n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये इन एनी ऑर्बिट है, n स्क्वायर इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। और नंबर ऑफ मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 2n स्क्वायर होगा इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे ही सब्सिडियरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सब सेल बताता है, सब सेल का शेप क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ ये एक्सप्लेन करता है। L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F सब सेल होगा। इससे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट L इंटू एल प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, और H अपॉन 2 पाई को हम लोग H क्रॉस भी लिखते हैं, ठीक है। तीसरा है एक चीज़ और, L की वैल्यू जो है 0 से लेके n-1 तक होगी। जैसे मान लो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है तो L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब 3 में S, P और D 3 सबसेल होंगे, ठीक है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओरिएंटेशंस बताता है सबसेल का, ठीक है। और M की वैल्यू जो है -L से +L होती है, इंक्लूडिंग जीरो ऑल इंटीजर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इंटीजर। जैसे मान लो P सबसेल है तो P सबसेल है तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी P के लिए, 0S होता है, 1P होता है, 2D होता है, 3F होता है। तो M की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, मतलब जो P सबसेल है इसमें 3 ऑर्बिटल होगा जिसकी नंबर -1 0 +1 होगा और उसी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग PX PY PZ लिखते हैं। और जो चौथा क्वांटम नंबर है S या MS से रिप्रेजेंट करता है, ये स्पिन बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करें तो इसे हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे लिखते हैं या हाफ एरो से भी लिखते हैं और इसकी वैल्यू +½ होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें तो इसको डाउनवर्ड एरो या इस तरह से लिखते हैं या इसकी वैल्यू -½ लिखेंगे, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमारे पास मेन 3 रूल है, ठीक है। पहला रूल है ऑफ-बो रूल। ऑफ-बो जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है
बिल्डिंग ब्लॉक। और ऑब्बो रूल जो है N+L रूल पे बेस्ड है। N+L रूल में 2 रूल है। अगर N+L की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरा है अगर N+L सेम हो गया तो जिसकी N ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर N+L ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और N+L अगर सेम है तो जिसकी N ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी में जाएगा। और इसके लिए मेमोरी मैप होता है, इस तरह से बनाते हैं। नीचे स्पेस छोड़ो, जितना स्पेस नीचे छोड़ा उतना इधर भी छोड़ो, एक एक बढ़ाते जाओ। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p, एक एक बढ़ाते जाओ। 4d के बाद 4f आ जाएगा, फिर नीचे आएगा 5s 5p 5d, एक अब घटाते जाओ। 6s 6p 7s, और इसको जो है क्रॉस कर दो इस तरह से, इस तरह से क्रॉस कर दो, और एरो जो है नीचे की तरफ लगा दो। एरो जो है हम लोग नीचे की तरफ लगा देंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, ऊपर से नीचे आना है, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होगा। दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और वो रूल के बाद है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ऑर्बिटल है, मान लो एक है या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, तो उसमें क्या बोला जाता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से लिखना गलत होगा। ठीक है। और तीसरा रूल जो हम लोग इसमें यूज करते हैं वो यूज करते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलता है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले एक एक करके फिल करेंगे विथ पैरेलल स्पिन, इसके बाद अपोजिट स्पिन में इसकी पेयरिंग करेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग हुंड्स रूल, या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी इसे बोलते हैं। और इसमें 2 चीज़ और याद रखना, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इसे बोलते हैं। अगर हमारा जो सबसेल है हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल के कारण अगर 3D सीरीज़ की बात करेंगे तो क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल केस आ जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल जो है सिमेट्रिकल होते हैं और इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, जो 76 नंबर क्वेश्चन है ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हमारा बोर एटॉमिक मॉडल दोनों पे मिक्स्ड है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम A0 दिया है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है ना हाइड्रोजन एटम के लिए R0, जिसे 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखते थे, उसका इक्वल होता है। Rn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 0.529 इंटू n²/z। अब देखो अगर ये 1 हो तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए R1H निकालोगे ना, तो ये 0.529 इंटू 1² मतलब 0.529 आएगा। तो R1 जो है 0.529, इसकी वैल्यू यहाँ पे बोला गया है A0 रखना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चे, तो 0.529 के बदले A0 रखना है इंटू n², 3 हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू A0, R3 का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ अभी डिस्कस भी किया था, 2πr इसके इक्वल होता है n लैम्डा के। तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 A0 निकाला है हमने यहाँ थर्ड ऑर्बिट के लिए, n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है इंटू लैम्डा। ठीक है, ये निकल जाएगा हमारे पास। तो हमें पूछा क्या गया है, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 9 A0 अपॉन 3, 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 पाई A0। तो 6 पाई A0 देखो कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 6 पाई A0 सी पार्ट है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। देखो एक क्वेश्चन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लेते हैं, ये भी आपको इंटीजर टाइप में आया हुआ है, 24 में ही आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 72 है।
क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाउंड विद इन ए एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर, इस रेंज में है, मतलब ये जो है हमें अनसर्टेनिटी दिया है डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻15, इस रेंज में मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी इतना मीटर है। तो डेल्टा वी का वैल्यू डैश इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm था। सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वल यूज करके सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा h/4πm डेल्टा एक्स। अब h की वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 10⁻34, ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू मास इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 इंटू 4πm डेल्टा एक्स की वैल्यू अभी हमने देखा 10⁻15। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व हो के आ रहा है हमारे पास 57.97 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻9 में ही निकालना है, तो 57.97 को राउंड फिगर में आप 58 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखो एक क्वांटम नंबर का क्वेश्चन लेते हैं 97 में क्या है हमारे पास, कंपेयर एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कंपेयर करना है, फिर इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट करना है। तो हमने क्या बोला था, एनर्जी n+l से देखते हैं। तो ए के लिए n+l कितना हो गया 5, बी के लिए n+l कितना हो गया, अच्छा ये भी लिखना, क्योंकि अगर ये वैल्यू सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, सेम हो जाए तो n की वैल्यू, तो 4+1 कितना हो गया 5, 4+2 कितना हो जाएगा 6, 3+1 कितना हो जाएगा 4, 3+2 कितना हो जाएगा 5, और ये C है और ये D है, ये B था, और एक E है 4+0 कितना हो जाएगा 4। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देखो 6 वाले की होगी, उसके बाद 5 में देखो A और D दोनों है। 5 जब इक्वल हो जाए तो हम लोग देखेंगे n जो है A की ज़्यादा है, B A देन होगा D। अब देखो B हो गया, अब A D हो गया, अब देखो C बचा है 4 और E बचा है 4, तो इसमें 3 है इसमें 4 है, तो अब E आ जाएगा देन C आ जाएगा। तो अब इससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं BACE सबसे ज़्यादा B का होगा, तो BACED कर दिया, ये तो गलत हो गया, इसमें BADC फिर ये उल्टा कर दिया, ये भी नहीं है, B कम है, BADEC ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन 1-2 ले लेते हैं इस पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 98 ही है। तो 98 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं, इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 है, ml मतलब मॉड है प्लस माइनस दोनों 1, ms की वैल्यू -½ है। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे 0, 1, 2, 3। ठीक है, यही आ सकती है हमारे पास। अब देखो जो m है इसकी वैल्यू -l से +l होता है, तो m की वैल्यू -1 और +1 दिया है, तो -1 और +1, और s की वैल्यू सिर्फ हाफ लेना है, अदरवाइज इसको भी डबल करना पड़ता है। ठीक है, तो -1 + 1 0 में तो नहीं आएगा, 0 से 0 एक ही रहेगा, इसमें -1 + 1 आ सकता है, -2 से +2 में भी -1 + 1 आएगा, -3 से +3 में भी -1 + 1 आएगा। तो 6 ऑर्बिटल हो गया, 2 ऑर्बिटल इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 ऑर्बिटल हो गया। अब एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 6 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हमारा आंसर इसका 6 आ जाएगा। अब देखो एक 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 में क्या है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। अभी हमने डिस्कस भी किया था रेडियल नोड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 3p है, तो n की वैल्यू 3 और p में l की वैल्यू 1। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, रेडियल नोड को स्फेरिकल बोलते हैं n - l - 1, और एंगुलर नोड बताया था l। तो रेडियल नोड क्या हो गया 3 - 1 - 1 दैट इज़ 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग भी ट्राई करना, और जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछना।